हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे। सो गाइस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, है ना। हम राजवंशों के इतिहास के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। सो जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परमार वंश। आज हम परमार वंश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके गाइज, तो परमार का अर्थ क्या है, परमार का अर्थ क्या है वो देखते हैं पहले। तो परमार का अर्थ है शत्रु को मारने वाला या शत्रु का वध करने वाला। ओके, परमार का अर्थ क्या हो गया, शत्रु का वध करने वाला। तो आज हम परमार वंश के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ओके गाइज, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमारों में सर्वाधिक प्राचीन परमार कौन थे। परमारों में जो सर्वाधिक प्राचीन परमार थे वो कौन था। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, पहला है आबू परमार, बी है वागड़ के परमार, सी है जालौर के परमार और डी है किराड़ू के परमार। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, परमारों में सर्वाधिक प्राचीन परमार कौन था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, आबू के परमार। आबू के परमार परमारों में सबसे अधिक प्राचीन परमार थे और आबू के परमारों के जो संस्थापक थे वो थे धूमराज। धूमराज आबू के परमारों का क्या था, संस्थापक था या फिर मूल पुरुष था। किंतु आबू के परमारों की जो वंशावली है वो किसके द्वारा रखी गई थी, उपलराज के द्वारा रखी गई थी। उपलराज प्रथम वंशज हुए हैं। तो आबू के परमारों के संस्थापक कौन थे, इनके मूल पुरुष थे धूमराज और इनकी वंशावली है वो किसके द्वारा रखी गई थी, उपलराज के द्वारा रखी गई थी। और जो आबू के परमार है वो परमारों की ब्रांचेज में या परमारों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध परमार हुए हैं या फिर सबसे प्राचीन परमार हुए हैं। और आबू के परमार थे वो सबसे अधिक प्रसिद्ध और वीर परमार थे ना। और आबू के परमारों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। ओके गाइज, तो क्लियर हुआ। आबू के परमारों में सर्वाधिक प्राचीन परमार कौन थे, आबू के परमार थे। और ये जो आबू, बागड़, जालौर, किराड़ू ये क्या है, ब्रांचेज है, इनकी शाखा है परमारों की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन है, पहला है सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन है आबू के परमार शासक धंधु के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे विमल शाह, इनके द्वारा देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 1031 ईस्वी में करवाया गया था इनके द्वारा। तो जो सोलंकी के शासक है भीमदेव, इन्होंने आबू के परमार शासक धंधु को पराजित किया। इन भीमदेव प्रथम ने, जो सोलंकी के शासक थे, इन्होंने आबू के परमार शासक धंधु को पराजित किया और आबू पे क्या अपना अधिकार कर लिया, है ना। आबू पे अपना अधिकार कर लिया और आबू पे अधिकार करके अपने जो इनके जो मंत्री हुए हैं विमल शाह, इनका दंडपति नियुक्त किया गया। इनको क्या किया गया, दंडपति यहाँ का नियुक्त किया गया, कहाँ का, आबू का। तो क्लियर हो, अभी भीमदेव प्रथम ने धंधुक से युद्ध करके आबू पर अधिकार कर लिया और आबू में अपने जो मंत्री हुए विमल शाह है, इनका दंडपति, आबू का दंडपति नियुक्त किया। किंतु विमल शाह ने क्या किया, विमल शाह ने आबू के परमार धंधुक और अपने जो शासक हुए हैं भीमदेव प्रथम, इनके मध्य समझौता करवाया। ठीक है, समझौता करवाया और आबू में रहते हुए विमल शाह ने आबू में रहते हुए देलवाड़ा में क्या किया, प्रसिद्ध आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कब, 1031 ईस्वी में। 1031 ईस्वी में विमल शाह के द्वारा प्रसिद्ध आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। अभी कीर्ति कौमुदी नामक जो ग्रंथ आया है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है रामेश्वर के द्वारा, बी है धारावर्ष के द्वारा, सी है सोमसिंह के द्वारा और डी है विक्रम सिंह के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सोमसिंह के द्वारा की गई थी। सोमसिंह के द्वारा जो सोमसिंह हैं वो धारावर्ष के कवि थे। धारावर्ष के कवि सोमसिंह के द्वारा कीर्ति कौमुदी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। और जो सोमसिंह थे वो किसके कवि थे, किसके दरबारी कवि थे। धारावर्ष जो एक प्रसिद्ध आबू का प्रसिद्ध शासक हुआ है, इसके कवि थे। इन्होंने सोमसिंह ने धारावर्ष के जो प्रसिद्ध दरबार के प्रसिद्ध कवि थे सोमसिंह, इन्होंने कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें धारावर्ष के जो छोटे भाई थे, धारावर्ष के छोटे भाई की वीरता और साहस का इसमें उल्लेख किया गया है। धारावर्ष के छोटे भाई की वीरता, विद्वता और साहस का अपनी जो ग्रंथ है कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। और धारावर्ष जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं, ये भी आबू के प्रसिद्ध और वीरता साहसी शासक हुए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है लणवसही नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अभी लणवसही नेमिनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है तेजपाल के द्वारा, बी है सोमसिंह के द्वारा, सी है धंधुक के द्वारा और डी है विमल शाह के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले था कि प्रसिद्ध आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो उसमें हमने देखा था विमल शाह के द्वारा किया गया था। जो क्या विमल शाह थे जो भीमदेव प्रथम के क्या थे, मंत्री थे। तो इसमें पूछा गया लवणवसही नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, तेजपाल के द्वारा किया गया था। जो किसके मंत्री थे, सोमसिंह के मंत्री थे। जो तेजपाल है ये सोमसिंह के दरबारी मंत्री थे। इनके द्वारा क्या किया गया था, लणवसही नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया था। और तेजपाल ने अपने पुत्र लूणवसही है ना, तेजपाल ने अपने पुत्र लूणवसही और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के अनुश्रयार्थ, इनकी पत्नी थी अनुपमा देवी और पुत्र लूणवसही, पत्नी अनुपमा देवी और पुत्र लूणवसही के श्रेयार्थ इन्होंने प्रसिद्ध नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो विमल शाह ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था, आदिनाथ का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर था, इसका निर्माण किसने कराया था, विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने जो आदिनाथ का मंदिर था इसके लिए एक प्रसिद्ध मत भी इनका है, क्या है कि भारत देश के अंदर ऐसी मतलब कि ताजमहल के बाद ऐसा प्रसिद्ध भवन अगर आता है तो वो कौन सा है, आदिनाथ का जैन मंदिर है। ओके, कर्नल जेम्स टोड का ये कथन रहा है विमल शाह के द्वारा निर्मित आदिनाथ के मंदिर के लिए। ओके, तो तेजपाल के द्वारा किया गया था लूणवसही नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मौर्य परमार शासकों की किस शाखा से संबंधित था। तो जो मौर्य परमार था वो परमार शासकों की किस शाखा से संबंधित था। अभी जो परमार शासक हुए हैं वो अलग अलग शाखा से संबंधित थे, इनकी अलग अलग शाखाएं थी। तो इसमें पूछा गया जो मूल शासक था वो किससे संबंधित था। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है आबू शाखा, बी है मालवा, सी है जालौर और डी है वागड़। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, मौर्य परमार की शाखा से संबंधित था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी, मालवा शाखा से संबंधित था। और मालवा शाखा से संबंधित हुआ है मूंज सबसे प्रतापी शासक था। और इसमें मूंज ने उत्पल राज पृथ्वी वल्लभ श्री वल्लभ आदि उपाधियां भी धारण की है। यानी कि ये मालवा के शासकों में सबसे अधिक प्रतापी और वीर शासक हुए हैं। ओके, तो मौर्य परमार की शाखा से संबंधित थे, मालवा शाखा से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मालवा के शासक मूंज के दरबार में थे। तो इसमें हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस है। पहला है धनिक, बी है हलायुध, सी है धनंजय और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बिंदी है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जो मालवा का शासक था मूंज उसके दरबार में कौन थे, ये जो भी है ये क्या है, रचनाकार है। रचनाकार या प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो इसमें कौन कौन थे, मालवा के शासक के दरबार के जो प्रसिद्ध कवि या रचनाकार हुए इनमें से कौन कौन थे वो देखते हैं। तो पहला क्या है धनिक, तो ये भी मालवा के शासक मूंज के दरबार का कवि था। फिर बी है हलायुध, तो ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है धनंजय, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी इसमें हमारा डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया, उपयुक्त सभी। तो मूंज जो शासक है, मालवा का जो शासक है मूंज, वो एक कला और साहित्य का भी उदाहरण रहा है। मूंज क्या है, कला और साहित्य में प्रसिद्ध था, इसलिए इसके दरबार में काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। कौन कौन से, धनिक है, हलायुध है, धनंजय है, ये प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मालवा के परमार शासकों में कौन कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। तो परमार शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी। ओके, तो पहला ऑप्शन है मूंज परमार, बी है भोज परमार, सी है सीहक, ये सीहक है, सीहक प्रथम, और डी है जयसिंह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी भोज परमार। भोज परमार है उसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि जो भोज परमार है वो प्रसिद्ध कला और साहित्य में भी निपुण था, और कला व साहित्य में भी ये निपुण थे। इन्होंने कुल 84 प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी अपने शासनकाल में। कुल 84 प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, और इनके दरबार में बहुत ही श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि भी या रचनाकार भी हुए हैं। इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। किसने, भोज परमार ने। भोज परमार के शासनकाल में इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की थी, और जो भोज परमार है वो किसके पुत्र थे, ये सिंधुराज के पुत्र थे। भोज परमार है वो सिंधुराज के पुत्र थे, और इन्होंने अपने समय में कुल 84 ग्रंथों की रचना की थी, और इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ भोज परमार का नहीं है। इसमें से देखते हैं कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो भोज परमार के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पहला है सम्रांगण, सूत्रधार, बी ऑप्शन है आयुर्वेद सर्वस्व, सी है सरस्वती कंठाभरण, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो भोजराज परमार के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है सम्रांगण सूत्रधार, तो ये ऑप्शन सही है। ये जो ग्रंथ है वो भोजराज परमार के द्वारा लिखा गया था। फिर बी ऑप्शन है आयुर्वेद सर्वस्व, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी भोजराज परमार के द्वारा लिखा गया था। सी है सरस्वती कंठाभरण, तो ये क्या है, ग्रंथ नहीं है, ये एक पाठशाला है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है सरस्वती कंठाभरण, ये क्या है, पाठशाला है जो भोजराज के द्वारा स्थापित की गई थी। भोजराज ने एक भोज नगर की स्थापना की, और वहाँ पे भोज तालाब को स्थापित किया था, और इन्होंने धारा को अपनी राजधानी बनाया, और धारा में क्या है, सरस्वती कंठाभरण के नाम से एक पाठशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे, धारा में। धारा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और धारा में इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला की स्थापना की, जो स्थापत्य साहित्य कला से संबंधित थी। और इसमें वाग्य देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। वाग्य देवी कौन सी देवी है पता, सरस्वती देवी, जो वाग्य मीन्स की वाणी की देवी है ना। वाग्य वाणी की देवी कौन है, सरस्वती। तो इन्होंने सरस्वती माँ की प्रतिमा भी अपनी पाठशाला में स्थापित की, और इसे सरस्वती कंठाभरण के नाम के अलावा क्या कहा जाता है, भोज पाठशाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो आपको पता चल गया कि भाई भोज परमार है, भोज परमार है वो एक कवि भी हुए हैं। इन्होंने 84 प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी।
84 ग्रंथों की रचना भी की थी, जिसमें से सम, रांगण, सूत्रधार है, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है, जो किससे संबंधित है, स्थापत्य कला और साहित्य कला से या वास्तुकला से संबंधित है। इसमें वास्तुकला या स्थापत्य कला का उल्लेख किया गया है। फिर है आयुर्वेद सर्वस्व है, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। इसमें आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा के विषय यानी कि चिकित्सा से संबंधित इसमें विषयों का उल्लेख किया गया है कि इसमें आयुर्वेद सर्वस्व में, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। फिर इसके अलावा आता है श्रृंगार मंजरी, प्राकृतिक मंजरी, ये भी इन्हीं के ग्रंथ है। तो इन्होंने कुल 84 प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी और भोजराज परमार ने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वागड़ के परमारों का अंतिम शासक कौन था? वागड़ के परमारों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो पहला ऑप्शन है विजयराज, बी है चामुंडा राज, सी है जयसिंह है और डी है डंबर सिंह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, जो विजयराज है वो वागड़ के परमारों में अंतिम शासक था। वागड़ के परमारों का उदय कैसे हुआ था? वागड़ के परमारों का उदय हुआ था कृष्ण, मालवा के शासक कृष्णराज के पुत्र थे डंवर सिंह या डूंगर सिंह। इनके वंश से वागड़ के परमारों का उदय हुआ था। जो कृष्णराज थे वो कहाँ के थे? मालव के शासक थे, मालव परमार के शासक थे कृष्णराज, और इनके पुत्र थे डंवर सिंह। तो इनके वंशज से वागड़ के परमारों का उदय हुआ था और वागड़ के जो अंतिम शासक थे वो थे विजयराज। तो जो वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग था उसे किस नाम से जाना जाता था? वागड़ के नाम से जाना जाता था, उसे वागड़ कहते थे। वहीं से इनकी स्थापना हुई है और वागड़ के परमारों ने अपनी राजधानी बनाया था अर्थुणा को। वागड़ के परमाणुओं ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अर्थुणा को बनाया था। ओके, तो वागड़ के परमाणुओं में जो अंतिम शासक था वो कौन था? विजयराज था। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित अगर आपको उनकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस से जाके इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।